हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। सबसे पहले आप सभी को आज दशहरा है, दशहरे की या फिर विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का त्योहार बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत, अधर्म के ऊपर धर्म की जीत। वैसे ही जो हमें अज्ञानता है उसको हमने दूर करना है ज्ञान के दीपक जला के। ठीक है, सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज एक नया सेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। क्या है? 30 एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इससे पहले वाली सीरीज में, हालांकि बहुत टाइम हो गया उसको, 2 महीने के पहले हमने एक पार्ट 1 इसका डिस्कस किया था। बीच में पार्ट्स इसके नहीं आ पाए थे, अलग अलग वीडियोस हमने अपलोड की थी बीच में। अभी देखिए 30 क्वेश्चंस। उस पार्ट 30 में हमने 1 to 30 क्वेश्चंस किए थे। अब हम 31 to 60 क्वेश्चन करेंगे इंडियन इकोनॉमी के। तो फटाफट से आपके जो आंसर्स रहेंगे, ठीक है, वो भी आप कमेंट करते रहिएगा, जो भी एक्सपेक्टेड आपको लगेगा, जो भी। चलिए, बाकी 30 जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा फैक्ट बेस्ड भी रहेंगे, थोड़ा जो अपडेटेड क्वेश्चन है वो भी रहेंगे। और जो क्वेश्चन आपके बजट से रिलेटेड या फिर करंट जो इकोनॉमिक सर्वे में पूछे गए हैं या फिर इकोनॉमिक सर्वे से बनते हैं, वो भी क्वेश्चन इसमें होंगे। ठीक है, अभी दिसंबर के लिए एक नया बैच शुरू किया हमने, तो उसको क्रैश कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो। कोर्स से रिलेटेड जितने भी आपको जानकारी चाहिए वो आपके ग्रुप में या फिर आपकी जो डिस्क्रिप्शन होता है ना नीचे, उसमें आपको मिल जाएगी, जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है। चलिए, पहली बात तो यह है कि आप तैयारी जो कर रहे थे वो, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे होंगे। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे पीजीटीज की तैयारी कर रहे होंगे। अब पीजीटीज में सभी पीजीटी आ गए, चाहे वो एकलव्य की तैयारी कर रहे थे ईएमआरएस की या फिर अदर स्टेट्स पीजीटी की तैयारी कर रहे थे, है ना। तीसरा, जो बच्चे हैं अभी आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और आरपीएससी के साथ साथ आप लोग अदर बोर्ड भी, चाहे वो हरियाणा है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, यहाँ से भी कुछ बच्चे तैयारी कर रहे थे। और डी ट्रिपल एस बी की भी अभी तो नहीं आया है, लेकिन कुछ बच्चे तैयारी से भी कर रहे हैं। ओवरऑल जो ये टॉपिक है ये सभी में कवर होगा आपका। पीजीटीज भी, जितने पीजीटीज है वो कवर हो गया, आरपीएससी कवर हो गया, ठीक है। जो एसएसबी है, ठीक है, उसमें भी कवर करेगा ये एसएसबी लेक्चर्स उड़ीसा। तो ओवरऑल जो 30 एमसीक्यूज हैं ये सभी को कवर करेगी, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी है। इंडियन इकोनॉमी क्या है, सभी को कवर करती है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि 30 से 35 मिनट में आपका सेशन, जो आज का सेशन है, कंप्लीट किया जाए। और कुछ कुछ क्वेश्चन हम करेंगे, जो रिलेटेड बातें हैं वो भी साथ साथ डिस्कस करेंगे। फिर एक क्वेश्चन इजी से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट ऑफ महिला सम्मान बचत पत्र? ठीक है, इस बजट में एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट सम्मान, स्पेशली महिला सम्मान बचत पत्र पे डिसाइड किया गया है। ये इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो, सो फिक्स इंटरेस्ट रेट कितना है, राइट आंसर की तरफ चलते हैं। और आपका जो राइट आंसर है उसको आप कमेंट भी कर सकते हो। चलिए, राइट आंसर है 7.5%। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो 7.5% है, लेकिन 2 साल के लिए क्या है, 2 पीरियड के लिए फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट है। चलिए 2025 तक आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन फिर बजट, फिर वही क्वेश्चन है आपका इकोनॉमिक, जितने भी इकोनॉमिक सैंपल, इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक बजट, जो यूनियन बजट होता है उसको अच्छे से कर लेना। और गवर्नमेंट की पॉलिसीज, यहाँ से तो क्वेश्चंस आना ही है। विद रेफरेंस ऑफ अटल मिशन फॉर अर्बन रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको हम बोलते हैं अमृत, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अमृत से रिलेटेड कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है या कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत पूछे जाएंगे अपकमिंग एग्जाम्स में। नंबर 1 है, इट इज फर्स्ट फोकस्ड नेशनल वाटर मिशन विच एम्स टू प्रोवाइड बेसिक सर्विसेज। बेसिक सर्विसेज पे ज्यादा ध्यान देता है, जैसे वाटर सप्लाई, सीवेज एटसेट्रा, हाउस होल्ड एंड बिल्डिंग, बिल्ट एमिनिटीज इन सिटीज, स्पेशली सिटीज की ही बात करता है। और ये बेसिक सर्विसेज, ठीक है, प्रोवाइड करने की बात करता है अमृत, है ना। तो स्टेटमेंट 1 में तो कोई डाउट नहीं है। स्टेटमेंट 2 की तरफ चलते हैं। 100 सिटीज आर कवर्ड अंडर अमृत, 100 सिटीज में कवर्ड हुई है, तो ये सही है कि नहीं, ठीक है। आइए आंसर में चलते हैं। 100 सिटीज नहीं है, 500 सिटीज है, ठीक है। 500 करोगे तो आंसर बिल्कुल सही जाएगा। चलिए, तो स्टेटमेंट 1 ओनली बिल्कुल सही है, सिर्फ एक ही स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। चलिए, सो डेट याद रख लीजिए, 25 जून 2015 अमृत, क्योंकि ये डेट्स पूछी जाएंगी आपसे। और कुछ ना कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स तो आनी ही आनी है एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 33। क्वेश्चन 30 हम लोग पार्ट 1 में इसके कर चुके थे। चलिए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ फिजिकल एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इस बजट में एक स्कीम्स आई है या फिर एक नया, एक हेडिंग बोल लो, जिस हेडिंग का नाम था फिजिकल एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर।
उस सेंस में कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है ये पूछ रहा है। ठीक है, हाईएस्ट एवर यूपीआई ट्रांजैक्शन इन दिसंबर 2022, ये इकोनॉमिक सर्वे का है। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे 2022, हालांकि इकोनॉमिक सर्वे जो 2023 में पब्लिश हुआ था उसका है ये इकोनॉमिक सर्वे 2022 का मेन हाईलाइट जो था। ठीक है, फिजिकल एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नंबर 1। नंबर 2, अबाउट डबल कैपेसिटी ऑफ मेजर पोर्ट्स इन 8 ईयर्स, 8 साल में पोर्ट्स की जो कैपेसिटी है वो डबल कर देंगे। नेक्स्ट, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स इन पाइपलाइंस। नेक्स्ट है आपका पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान फॉर सीमलेस मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स। अगर आपने ये डिजिटल वाली स्कीम आपने देखी थी, आपने मतलब फिजिकल एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो आपको एक माइंड में कुछ कुछ तो क्लियर कर गया होगा। ठीक है, चारों ऑप्शन की तरफ चलते हैं। मेन चीज है हमारा यहाँ पे सीखना, है ना। तो चारों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है और चारों में से कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है। अब जो नेक्स्ट आपको स्क्रीनशॉट लेना चाहिए वो है ये जो इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 का है, और ये यहाँ से क्वेश्चंस पीएम गति शक्ति से तो आने के चांसेस है ना। चलिए, तो पीएम गति शक्ति नेक्स्ट मास्टर प्लान और क्या है, दैट इज लिफ्टिंग पोटेंशियल ग्रोथ विद फिजिकल एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, सीमलेस मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स हो गया पीएम गति शक्ति। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन हो गया विद वर्थ 9 करोड़ इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल। यूपीआई टच हाईएस्ट और मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस दिसंबर 2022 में कितना, 782 करोड़ का। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि यूपीआई ट्रांजैक्शन कितना हुआ, जो मैक्सिमम था 782 करोड़। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी फॉर मेकिंग इंडियन लॉजिस्टिक कॉम्पिटिटिव। ठीक है, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी बनाना ताकि जो लॉजिस्टिक सर्विसेज है वो उनको अच्छे बनाया जाए। कैपेसिटी फॉर मेजर पोर्ट्स नियरली डबल्ड इन 8 ईयर्स। ठीक है, ये बात भी कही गई थी। नेक्स्ट वन इज ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स पाइपलाइन, इसकी भी बात कही गई थी। तो कुल मिला के ये यहां से भी क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं जो इकोनॉमिक सर्वे या फिर इकोनॉमिक मतलब यूनियन बजट में जो बातें कही गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स एडहॉक ट्रेजरी बिल सिस्टम ऑफ मीटिंग बजट डेफिसिट इन इंडिया वाज रिप्लेस्ड बाय वेज एंड मींस एडवांस सिस्टम, वेज एंड मींस एडवांस सिस्टम, WMA सिस्टम। एडहॉक ट्रेजरी बिल्स को कब रिप्लेस किया, WMA में। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन यूजीसी पूछ सकता है क्योंकि यूजीसी ट्रेजरी बिल्स, एडहॉक ट्रेजरी बिल्स इनके बारे में पूछ रहा है काफी टाइम से। ठीक है, पिछले 2-3 टर्म्स में यूजीसी ने पूछा जरूर है। चलिए, तो डायरेक्ट डेट की तरफ हम चलते हैं और जो राइट डेट है हमारी 1997। ठीक, चलिए थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लीजिए कि मतलब है क्या हो। वेज एंड मींस एडवांस सिस्टम एक स्पेशल विंडो है जिसके थ्रू गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट फंड रेज कर सकती है अपने लिए, ताकि जो क्रेडिट मिसमैच है उसको फुलफिल करने के लिए। ठीक है, कहां से, रिजर्व बैंक से। तो सिंपल सा टर्म्स है, जब भी गवर्नमेंट को सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट को पैसा चाहिए या फिर लिक्विडिटी शॉर्टेज है तो एक स्पेशल विंडो के थ्रू मांग सकता है। उस विंडो का नाम क्या है, वेज एंड मींस एडवांसेस। ठीक है, और कहां से लेना है, आरबीआई से। कब रिप्लेस हुआ, 1997, ये याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, मैनी ऑफ द टाइम्स वी रीड इन द न्यूज़पेपर दैट क्रेडिट क्रिएशन बाय बैंक इंक्रीज द मनी सप्लाई। क्रेडिट क्रिएशन से क्या होता है, मनी सप्लाई बढ़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन ऑप्शंस ब्रिंग आउट द वन अपॉन विच क्रेडिट क्रिएशन बाय द बैंक डज नॉट डिपेंड। इसमें से कौन सा प्रोसेस ऐसा है जो क्रेडिट क्रिएशन जिसपे डिपेंड नहीं करता। अब आपके माइंड में इंस्ट्रक्शन या फिर माइंड में इंस्ट्रक्ट कर गया होगा कि राइट आंसर क्या है ना। 4 ऑप्शंस हैं, डिमांड एंड सप्लाई कंडीशन, फाइनेंशियल लिटरेसी, क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी ऑफ आरबीआई एंड लिक्विडिटी ऑफ द बैंक्स। सबसे पहले कहां जाना है आपने, सबसे पहले जो क्रेडिट क्रिएशन पॉलिसी है, जिसको क्रेडिट क्रिएशन मतलब होता ही है कि जो इनिशियल डिपॉजिट है, जो इसको हम प्राइमरी डिपॉजिट बोलते हैं। प्राइमरी डिपॉजिट अगर 1000 है या 10,000 है, कि कितने टाइम आपका मनी मल्टीपल हो रहा है। ठीक है, अगर 2 टाइम में मल्टीपल हो गया तो ये 10,000 का 20,000 हो जाएगा बैंकिंग सिस्टम में। तो जाहिर सी बात यह है कि जो कॉमर्शियल बैंक होती है क्रेडिट का क्रिएशन करती है। ठीक है, क्वेश्चन ये भी आएगा कि क्रेडिट क्रिएशन किसके थ्रू होता है।
ठीक है, टेक प्लेस बाय ओनली कमर्शियल बैंक ओनली। अब कमर्शियल बैंक क्या करती है, प्राइमरी डिपॉजिट लेती है, और ये क्रेडिट क्रिएशन सारा का सारा डिपेंड करता है हमारा मनी मल्टीप्लायर पे। ठीक है, मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, 1/LRR, मतलब लीगल रिजर्व रेशो। लीगल रिजर्व रेशो में एक बात और ध्यान में रखना, दो चीजें आती हैं लीगल रिजर्व रेशो में, एक तो CRR आता है और एक SLR आता है, ये दोनों से बनता है लीगल रिजर्व रेशो। इस रेशो को जितना हम लोग ज्यादा बढ़ा देंगे, जितना ज्यादा रिजर्व रखेंगे, उतना मनी क्रिएशन कम होगा। ठीक है, सपोज करो कि यहाँ पे 10% का LRR कितना है, 10% है ना, सपोज करो, तो मनी क्रिएशन हमारा कितना होगा, दैट इज 100/10 इक्वल टू 10, मतलब 10 गुना ज्यादा हमारा होना चाहिए मनी मल्टीप्लायर। ठीक, अब आते हैं आगे। अगर हमारे पास प्राइमरी डिपॉजिट मल्टीप्लाई का मनी मल्टीप्लायर, ठीक है, प्राइमरी डिपॉजिट अगर 10,000 है तो मनी मल्टीप्लायर कितना है हमारा, उसकी वैल्यू दैट इज 10। अब होता ये है, अगर यहाँ 20% होता, ठीक है, अगर ये बढ़ा देंगे, इसको रिजर्व को टोटल बढ़ा देंगे, तो रिजर्व बढ़ाने से मनी क्रिएशन कम होगा। ठीक है, तो यही जो 1/LRR है, तो कितना हो जाएगा 5, तो 5 टाइम मनी क्रिएशन होगा। अभी कितना, 10 टाइम मनी क्रिएशन हो रहा है, और अगर इसको जैसे ही कम कर देंगे, 5% कर देंगे, तो 5% करने से ये 20 टाइम बढ़ जाएगा। ठीक है, तो रिजर्व जितने ज्यादा होंगे, ये क्वेश्चन आ भी चुका है, रिजर्व जितने ज्यादा होंगे मनी क्रिएशन उतना ही कम होगा। ठीक, तो टोटल यहाँ पे जो मनी क्रिएशन है 10,000 का कितना बन गया, 1 लाख। ठीक है, ये मनी क्रिएशन है। अब ये बोल रहा है कि किस किस चीजों में डिपेंड करता है। नंबर 1, डिमांड एंड सप्लाई कंडीशन पे डेफिनेटली करता है कि लोगों की, ठीक है, मनी या फिर लोन लेने की या फिर पैसे की डिमांड कितनी है या सप्लाई कितनी है, बिल्कुल डेफिनेटली, क्योंकि जो ये पैसा है, ठीक है, मनी क्रिएट कैसे होगा, बाय गिविंग लोन, जिसको हम सेकेंडरी डिपॉजिट बोलते हैं। सेकेंडरी डिपॉजिट मतलब जिस पैसों को लोन के लिए असाइन करना है बैंक ने। ठीक है, सपोज करो ये 10,000 है, 10,000 का भी 10% बैंक अपने पास रख लेगा, 10% मतलब 1,000 बैंक रिजर्व रख लेगा, और उसके बाद जो 9,000 बचा, इस 9,000 की क्या कर सकता है, लोन दे सकता है। तो इसी को बोलते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट। ये 9,000 प्राइमरी डिपॉजिट आपका था, ये 10,000 प्राइमरी डिपॉजिट है ना। तो डिमांड एंड सप्लाई कंडीशन डिपेंड करती है। दूसरा है फाइनेंशियल लिटरेसी। फाइनेंशियल लिटरेसी में ये बताता है कि पैसे का कैसे अच्छे से यूज करें। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि क्रेडिट क्रिएशन इस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये वाला एप्रोप्रिएट ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट, क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, CRR SLR सब क्रेडिट कंट्रोल तो है, तो ये भी है बिल्कुल। नेक्स्ट है आपका लिक्विडिटी ऑफ द बैंक। बैंक के पास जितना लिक्विड रहेगा उतना ज्यादा लोन दे पाएगा, है ना, तो जितना लोन देगा उतना ही प्रोसेस बढ़ता जाएगा क्रेडिट क्रिएशन का, तो ये भी सही है। जो अप्रोप्रिएट नहीं है वो है बी। ठीक, जो अप्रोप्रिएट नहीं है इस कॉन्टेक्स्ट में। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं, क्वेश्चन 36, विच अमंग द फॉलोइंग आइटम्स आर इंक्लूडेड इन द होलसेल प्राइस इंडेक्स। बेसिक क्वेश्चन है, पीजीटी में आएगा। WPI में कौन कौन सी चीजें आती है, WPI का लास्ट टाइम कभी कभी पूछ लेता है बेस ईयर क्या है। ठीक है, बेस ईयर पूछ लेता है कि बेस ईयर क्या है, WPI CPI वगैरह। लास्ट टाइम अपने कमेंट में पिन भी किया था इसको। चलिए राइट आंसर की तरफ चलते हैं, गुड्स ओनली। WPI में सिर्फ गुड्स ही गुड्स हम लोग इंक्लूड करते हैं, जब हम CPI करेंगे तब हम दोनों चीजों को इंक्लूड करेंगे। ठीक है, गुड्स भी और सर्विसेज भी। ठीक है, CPI मेजर्स द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बोथ, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। CPI को मेजर करने के लिए जो पब्लिश करती है डाटा, वो संस्था अलग है, नेक्स्ट हम आगे उस पर बात करेंगे, और जो बॉडी पब्लिश करती है WPI वो दूसरी है। चलिए आगे देखते हैं। When was compensatory afforestation fund management and planning authority, जिसको हम काम्पा बोलते हैं, established? याद रखिएगा काम्पा कब स्टैब्लिश हुआ था ये। राइट आंसर की तरफ चलते हैं, राइट आंसर है 2009। ठीक है, बहुत सारी चीजें हमें डायरेक्ट सीखने को मिलेंगी यहाँ से। चलिए, और स्पेशली, ठीक है, established in 2009 as National Advisory Council under chairmanship of Union Minister of Environment and Forest for the Monitoring। चलिए, तो ये 2009, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें से भी एक क्वेश्चन आपका आता है। नीति आयोग की ना पब्लिकेशंस देख लीजिएगा, तो पब्लिकेशंस आपको बहुत काम आएंगी। चलिए राइट आंसर की तरफ चलते हैं। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म बनाना, फेडरलिज्म एक स्टेट और सेंटर के बीच का रिलेशन अच्छा बनाना, ये बिल्कुल है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बनाना, ये भी बिल्कुल है।
अलोकेट सेंट्रल फंड्स, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। सेंट्रल फंड अलोकेट नहीं करता ये सेंटर की तरफ से, और ना ही प्लानिंग कमीशन ऐसा करता था। ठीक है, नेक्स्ट है प्रमोट इनोवेशन, इनोवेशन को भी प्रमोट करता है। ठीक है, तो जो करेक्ट नहीं है वो है सी, हालांकि इजी क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, विद रेफरेंस ऑफ इंडियाज सिचुएशन इन HDI प्रोग्राम्स। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में इंडिया के जो दो स्टेटमेंट है, इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही या गलत है, आप खुद पढ़ लीजिए। ठीक है, फिर आंसर देने की कोशिश करिए। नंबर 1 कह रहा है 26.4% ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया आर मल्टी डायमेंशनली पुअर। ठीक है, नेक्स्ट, इंडिया इंप्रूव्ड रैंक 132 इन द HDI रिपोर्ट 21-22, क्योंकि ये 2 सालों में एक ही साल मर्ज होकर आई थी। ठीक है, 132वां रैंक हासिल किया है इंडिया ने। ठीक, चलिए आइए अब बात करते हैं कौन कौन से ऑल्टरनेटिव सही है। यहाँ पे जो MPI है, मल्टी डायमेंशनली पुअर जो लोग हैं वो 26.4 नहीं है, वो है 16.4%। तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत, है ना। नेक्स्ट है आपका इंडिया सिक्योर 132 रैंक, तो ये 132nd रैंक बिल्कुल ठीक है। हालांकि यहाँ पे इम्प्रूव्ड आया, इंडिया ने इम्प्रूव नहीं किया रैंकिंग को। ठीक है, 131 था पहले। ठीक, तो हालांकि ये 132nd ये ऑप्शन सही है, लेकिन यहाँ इम्प्रूव्ड की जगह, ठीक है, इम्प्रूव्ड सिक्योर्ड कर दे तब भी ठीक था। चलिए, लेकिन जो आंसर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट है, इंडिया का रैंक जो था 132 ही था। चलिए, राइट आंसर बी, 2 ओनली, स्टेटमेंट 2 बिल्कुल सही है। UNDP की रिपोर्ट ने ये भी पूछ लेता है कि कौन पब्लिश करता है। ठीक, 16.4% पॉपुलेशन इन इंडिया इज मल्टी डायमेंशनली पुअर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 40 की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियाज करंट एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड। हाँ जी, ये बजट से लिया गया है, एम्प्लॉयमेंट, करंट एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड। तो क्या क्या ट्रेंड है एक बार पढ़ लेते हैं। एम्प्लॉयमेंट रेट रिड्यूसिंग फ्रॉम 8.3 टू 7.2, 8.3 से 7.2 रह गया है एम्प्लॉयमेंट रेट। ठीक है, मिड 2020 में। नेक्स्ट, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, वर्क और पॉपुलेशन रेशियो जो है वो बढ़ रहा है। नेक्स्ट, द डिमांडिंग वर्क अंडर द मनरेगा was seen to be around प्री पैंडेमिक लेवल्स। मनरेगा के अंदर जो डिमांड थी लेबर्स की वो प्री पैंडेमिक लेवल तक फिर से आ गई है। ठीक है, जितनी पैंडेमिक से पहले थी। अब आगे बढ़ते हैं आंसर की तरफ। ये तीनों ही स्टेटमेंट जो है, जो एज इट इज बजट में कही गई थी, ये बिल्कुल तीनों कंडीशन ठीक है। ठीक है, तो किसी भी सेंस में हमें क्वेश्चंस पूछ सकता है, उसके लिए तैयार रहना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 41 की तरफ। अगेन स्टेटमेंट देखो, इंडिया अचीव्ड गोल ऑफ डबलिंग द टाइगर नंबर्स 4 ईयर बिफोर द टारगेट ईयर 2022। कह रहे इंडिया ने 4 साल पहले ही, मतलब 2018 में, जो टाइगर, एक रिजर्व बाघ बचाओ वाला संरक्षण एक अभियान था ना, एक टाइगर रिजर्व, तो जो टारगेट था 4 साल पहले ही अचीव कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट, A ban was imposed on use of identified single-use plastic items। सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम पे बैन था, ये तो सबको पता है। चलिए, दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड। ठीक है, दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। हालांकि क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम एस्टैब्लिश 500 न्यू वेस्ट टू वेल्थ प्लांट्स। ठीक है, वेस्ट टू वेल्थ प्लांट ये भी आ सकता है कि रिलेटेड टू विच स्कीम। सो वेस्ट टू वेल्थ किससे रिलेटेड है? वेस्ट, जो एनिमल डंग होता है ना, उस वेस्ट को हमने यूजफुल रिसोर्स बनाना है। चलिए, तो ये गोवर्धन स्कीम से जुड़ा हुआ है, गोवर्धन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 43। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेटअप ऑफ 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स। अब ये भी आपका करंट बजट से ही रिलेटेड है। 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर ओपन करने के लिए कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है या फिर नहीं है। चलिए, 1 करोड़ फार्मर्स टू बी अडॉप्ट नेचुरल फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग जो है वो 1 करोड़ फार्मर्स अडॉप्ट करेंगे, पहली बात ये कही गई है। दूसरी, टू क्रिएटिंग अ नेशनल लेवल डिस्ट्रीब्यूटेड माइक्रोफाइबर्स, दैट इज
क्रिएटिंग अ नेशनल लेवल डिस्ट्रीब्यूटेड माइक्रोफाइबर्स का जो एक नेटवर्क है, ठीक है, वो भी क्रिएट करना है। ये दोनों ही बातें ना एज इट इज बात है, तो आपको अगर मगर वहां लगाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी बातें सिर्फ आपको एग्जाम में पूछी जाएंगी, ठीक है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से दी गई है कि राइट आंसर आपको पता हो, ठीक है। उनका ये मकसद नहीं है कि थोड़ा बहुत घुमा फिरा के डालें, गलत डालें, ये हुई, ये बिल्कुल एज इट इज दोनों पॉइंट बिल्कुल सही है। चलिए 23-24 का बजट को अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से एनालिसिस कर लेना, कोई भी क्वेश्चन आया आपका डायरेक्ट आपका आंसर बन जाएगा। चलिए 44 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मैन एंड इकोनॉमिक्स? ये थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स है, आंसर आता है तुरंत टिक लगेगा, अगर नहीं आता फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम करनी पड़ेगी हमें हमें करना पड़ेगा अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100 में लागा धागा चोर निकल के भागा, ठीक है, रॉबर्ट मोंडेल इसका करेक्ट आंसर है। और ये भी देख लीजिएगा कि ये बुक कब सेटअप हुई थी, 1968 में ये बुक लिखी गई थी। कई बार क्रोनोलॉजी पूछ सकता है। क्या है टाइटल? मैन एंड इकोनॉमिक्स। अगर हम हिंदी में बात करें, ठीक है, मैन एंड इकोनॉमिक्स, यहाँ भी हिंदी में भी सेम टू सेम ही है, ठीक है, इंसान और अर्थशास्त्र। चलिए नेक्स्ट 45th, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर हैज मोस्ट वेट इन द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन? आईआईपी में सबसे मैक्सिमम वेटेज किसका है? आईआईपीआर अगर वीडियो देखा था आपने लास्ट लास्ट वीक वाला, बस वहीं से ये क्वेश्चन है, आईआईपी का मैक्सिमम वेटेज किसका है? मैक्सिमम वेटेज किसका है? राइट आंसर की तरफ चलते हैं, रिफाइनरी प्रोडक्ट का मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम शेयर है। साथ साथ आपको अदर चीजों का जो शेयर है वो भी बहुत अच्छे से जान लेना चाहिए, ठीक है। ये वेटेजेस का स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक। एक जो लीस्ट है वो है आपका फर्टिलाइजर, ठीक, कितना 2.63 वो वेटेज। मैक्सिमम कौन सा है? रिफाइनरी प्रोडक्ट 28.04%, ठीक है। थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लेना, फर्स्ट के 2-3 कर लेना, लास्ट के 2-3 कर लेना, ठीक, काफी है। चलिए 46th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूनियन बजट 23-24 फॉर एजुकेशन। एजुकेशन वाला एक चार्ट बना हुआ था एजुकेशन यूनियन बजट में, कि एजुकेशन के लिए ये बातें कही गई है। क्या क्या बातें थी थोड़ा सा देखते हैं। डेवलप डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है, मतलब अगर हम हिंदी में बात करें, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान विकसित किए गए। नेक्स्ट, टू स्टैब्लिश अ नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी फॉर चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट्स, चिल्ड्रन और एडोलसेंट्स दोनों के लिए ही नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी सेटअप या करने की या खोलने की बात कही गई है। बिल्कुल सही बात है, ये दोनों ही ऑल्टरनेटिव बिल्कुल सही है, ठीक है। ज्यादा इसमें अगर मगर में नहीं पढ़ते, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा बजट की बातों को अच्छे से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं 47, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बजट 23-24 फॉर एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर के लिए देखो क्या है, एजुकेशन का तो हो गया, अब एग्रीकल्चर का एक अलग हेड बना हुआ था ना, वो हेड में से ही क्वेश्चन आएंगे। जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आपके, जो अलग अलग से हेड बने होते हैं ना, वो एजुकेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, दैट इज वाटर सप्लाई के लिए, इन्वायरमेंट के लिए, ठीक है, वो जो पेयजल है, ये सब यही जो हेड बने होते हैं आपके, उन हेड में से ही क्वेश्चन आ जाता है कई बार, जैसे हमने हेड पहले किया था ना फिजिकल एंड डिजिटल लाइब्रेरी का। चलिए नेक्स्ट फर्स्ट वन, टू एनकरेज एग्री स्टार्टअप्स थ्रू एग्रीकल्चर एक्सेलरेशन फंड। एक एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड क्रिएट करने की बात की गई है, और ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, द ग्लोबल हब फॉर मिलेट्स, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च इन हैदराबाद। एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च कहाँ खोला गया है? यह हब हैदराबाद में, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। अब दूसरी भी सिटी, एग्जामिनर आपको हैदराबाद ही नहीं पूछेगा, वो दूसरी सिटी कोई ऐड करेगा उसमें, ठीक है, फिर बोलेगा ये सही है या नहीं है। चलिए, तो यहां से अगर बात करें, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा आगे चलने से पहले थोड़ा सा बैटरी लो हो रही है, ये भी बहुत जरूरी है कि बैटरी का विशेष ध्यान रखा जाए।
यस, नाउ इट इज ओके। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 एंड 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज अ न्यू स्कीम दैट फोकस्ड ऑन फिशरमैन्स? फिशरमैन्स के लिए कौन कौन सी स्कीम्स यहाँ पे आई थी? 1 2 3 4। ठीक है, फिशरमैन के लिए PMFBY या फिर ग्रीन ग्रोथ, यूनिफाइड पैकेज इंश्योरेंस स्कीम्स, न्यू हब स्कीम्स फॉर ऑफ PM मत्स्य संपदा योजना। ठीक है, स्पेशली फिशरमैन्स। तो फिशरमैन के लिए एक स्पेशली जो मत्स्य का मतलब ही यही होता है कि मछली पालन। ठीक है, तो न्यू सब स्कीम फॉर PM मत्स्य संपदा योजना, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, जो फिशरमैन के लिए इस बार बात की गई। और टारगेटेड इन्वेस्टमेंट देख लो 6000 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगेन यूनियन बजट से ही क्वेश्चन है, ज्यादातर क्वेश्चन यूनियन बजट के ही हैं, आएंगे ही आएंगे आपको क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रधानमंत्री पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन? पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन, आपने पीवीटीजी का ही ब्लॉग पढ़ा होगा। तो नंबर 1 है पीवीटीजी स्टैंड फॉर पर्टिकुलर वैल्यूएबल ट्राइबल ग्रुप्स। दूसरा है to improve socio-economic condition of PVTGs. Next, Central will recruit 38,800 teachers and support staff for 740 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कीम्स, EMRS, जिसकी पोस्टें भी निकली हुई है। स्टेटमेंट कौन कौन सा सही है ये देखो। तीसरा तो बिल्कुल ठीक है, दूसरा भी बिल्कुल ठीक है। पहले में वैल्यूएबल की जगह क्या होना चाहिए? वल्नरेबल, जो असहाय ग्रुप है, शेड्यूल्ड ट्राइबल्स। ठीक है, उनके लिए ये स्कीम है। अब यहाँ पे वैल्यूएबल नहीं होगा, यहाँ पे होगा वल्नरेबल। तो यहाँ पे जो सेकंड और थर्ड है वो बिल्कुल करेक्ट है। कुछ बातें और है जो आपको जानना चाहिए इनके बारे में। ठीक है, LVTG के बारे में जो मिशन है, स्पेशली ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है। एन अमाउंट ऑफ 15,000 करोड़ विल बी मेड अवेलेबल टू इंप्लीमेंट द मिशन इन द नेक्स्ट 3 years। 3 सालों में 15,000 करोड़ रुपीज स्पेंड करने का टारगेट है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड फोर्थ दैट इज 740 स्कूल्स में जो एकलव्य वाले हैं 38,800 स्टाफ, ठीक है, रिक्रूट करने की बात इसमें की गई है। चलिए, तो स्पेशली ये शेड्यूल्ड ट्राइबल्स के लिए है और उनकी पूरे अपलिफ्टमेंट के लिए ये स्कीम है। चलिए, इसमें हेल्थ एजुकेशन दोनों ही आ गए, सैनिटेशन वगैरह। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है, पीजीटी लेवल पे इस टाइप का क्वेश्चन आता है। व्हेन वाज गांधीयन प्लान स्टार्टेड? गांधीयन प्लान हो गया या फिर जो सर्वोदय प्लान हो गया, बॉम्बे प्लान हो गया, ये इस टाइप के क्वेश्चंस पहले आए भी हैं यूजीसी में भी। डायरेक्ट क्वेश्चन है, गांधीयन प्लान कब स्टार्ट हुआ था? गांधीयन प्लान। ठीक है, राइट आंसर की तरफ चलते हैं, 1944। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाते। तो ये वाला जो प्लान था महात्मा गांधी के थॉट प्रोसेस के ऊपर बेस्ड था गांधीयन प्लान। कुछ और प्लान है वो भी ध्यान रख लीजिए। फर्स्ट प्लान इन इंडिया बॉम्बे प्लान, बॉम्बे प्लान 1943 में। उसके बाद नेक्स्ट गांधीयन प्लान 1944 गिवन बाय SN अग्रवाल। पीपल्स प्लान, ये क्वेश्चन पूछ चुका है यूजीसी नेट दिसंबर 2014 में, गिवन बाय MN रॉय। ठीक है, नेक्स्ट है सर्वोदय प्लान 1950 गिवन बाय JP नारायण। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स हैं, ये भी याद रख लीजिएगा कि किसने दिए थे और कब दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बजट आइडेंटिफाई 4 ट्रांसफॉर्मेटिव अपॉर्चुनिटीज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको अंडरस्टैंड मत करना, मोस्ट IMP क्वेश्चन की लिस्ट में ये रखना। एक टारगेट है ना, अभी अमृत काल, अभी जो अमृत का आजादी का अमृत महोत्सव था, मतलब 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, वो तो अभी क्रॉस हो गया। अभी आ गया है आजादी का अमृत काल। अमृत काल मतलब 100 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो बिफोर रीचिंग इंडिया एट 100, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड? 4 ट्रांसफॉर्मेटिव अपॉर्चुनिटीज इस बजट में डिस्कस की गई थी, 4। ठीक है, उसमें से कौन सा ये नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन थ्रू SHs, सोशल हेल्प ग्रुप्स, PM विश्वकर्मा कौशल सम्मान, डिजिटल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट, टूरिज्म प्रमोशन इन मिशन मोड। एक गलत है इसमें से, गलत जो है ये वाला है। ठीक है, ये नहीं है। इसकी जगह जो चौथा है वो है ग्रीन ग्रोथ। ठीक है, जो चौथा है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेटिव अपॉर्चुनिटीज, वो है ग्रीन
ग्रोथ। ठीक, तो ये बिल्कुल नहीं है, ये गलत है। चलिए ये 4 है, ठीक है, ये ध्यान रखिए, 3 तो वही है, चौथा है अपना ग्रीन ग्रोथ। नेक्स्ट, व्हाट इज द एम ऑफ नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी? नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी जो है उसका मेन एम है क्या? ठीक है, डायरेक्ट आंसर की तरफ चलते हैं। टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी बुक्स फॉर चिल्ड्रन ओनली, टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी बुक्स फॉर एडोलसेंट्स ओनली। अभी अभी पहले भी हमने डिस्कस किया था, ये दोनों के लिए ही है। ठीक है, टू प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी बुक्स इन ओनली 2 लैंग्वेजेस, ये भी गलत है। टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी बुक्स टू चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट्स, चिल्ड्रन एडोलसेंट्स दोनों के लिए है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, और रीजनल लैंग्वेजेस में जो वेरियस रीजन्स हैं या फिर लैंग्वेज रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनमें पब्लिश करने का मेन टारगेट है। चलिए नेक्स्ट, व्हाट विल बी द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इन द फिजिकल ईयर 23? एजुकेशन पे कितना परसेंट ऑफ जीडीपी का खर्च हुआ है या खर्चा कर रही है, कितना परसेंट? डायरेक्ट चलते हैं 2.9%। ठीक है, जो अभी है 2.9%। हालांकि कोठारी कमीशन 1964 उनका भी कहना है कि 6% ऑफ जीडीपी खर्च होना चाहिए। एनबी 2020 का भी कहना यही है कि 6% ऑफ जीडीपी खर्च होना चाहिए एजुकेशन के ऊपर। चलिए 54 देखो, a new business that is estimated to be worth more than 10 billion is company called। 10 बिलियन से ज्यादा का स्टार्टअप हो जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, या 1 बिलियन तक पहुंच जाता है तो इसको क्या बोलते हैं? ठीक है, अभी फिजिक्स वाला यूनिकॉर्न बना था, 101st यूनिकॉर्न ऑफ इंडिया। ठीक है, तो वैसे ही अलग अलग टर्म से यूनिकॉर्न है, डिकाकॉर्न है, सोनिकॉर्न है और हेक्टोकॉर्न है। 10 बिलियन से ऊपर वाला क्या हो जाता है? डीकेकॉर्न। ठीक है, 10 बिलियन वाला डीकेकॉर्न, डीकेट का मतलब ही होता है 10। ठीक है, तो ये वाला करेक्ट है, और 1 बिलियन तक है, ठीक है, तो वो है यूनिकॉर्न। ठीक, और उसके बाद 100 बिलियन तक पहुंच गया, वो बन जाएगा हेक्टोकॉर्न। सूनिकॉर्न का मतलब है सून, बहुत जल्दी, जो बहुत जल्दी यूनिकॉर्न बन रही है। ठीक है, यूनिकॉर्न बन रही है कोई कंपनी, उसको बोलेंगे सोनिकॉर्न, जो जल्दी यूनिकॉर्न बनने वाली है। ठीक है, ये 4 कंडीशंस, तो ये चारों कंडीशन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हेक्टोकॉर्न जो सुपर यूनिकॉर्न है, जो एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह जो इस कैटेगरी में आती है। चलिए आगे देखिए, वेयर डज द हाईएस्ट मनी कम फ्रॉम? इजी क्वेश्चन है, आई नो दैट, बजट का ये क्वेश्चन है, इजी। इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आए ना बजट से आए हैं। चलिए, सबसे ज्यादा जो पैसा आ रहा है वो कहां से आ रहा है? बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज से। कितना परसेंट? 34% तक जो अभी भी अर्निंग हो रही है, या जो पैसा आ रहा है वो कहां से? बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज से। इनका सीक्वेंस याद कर लेना कि किसका क्या सीक्वेंस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रुपीज गोज एंड रुपीज इन, ठीक है, ये दोनों ही। चलिए नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू फिजिकल मैनेजमेंट इन बजट 23-24 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक, चलिए फिर बजट से ही क्वेश्चन है। इंटरेस्ट फ्री लोन्स टू स्टेट फॉर 50 ईयर, 50 साल तक स्टेट्स को इंटरेस्ट फ्री लोन मिला जाएगा। हालांकि ये स्पेशली बात है, ठीक है, कैपिटल बजट के ऊपर स्पेशली ये फोकस किया था। ठीक है, 50 साल तक इंटरेस्ट फ्री लोन्स। नेक्स्ट, दूसरा, स्टेट आर अलाउड टू फिजिकल डेफिसिट ऑफ 4.5% ऑफ एस जीडी, जो ग्रॉस स्टेट जीडीपी है ना उसका 3.5 है, इसमें 4.5 दिया हुआ है, तो मतलब ये गलत है। ठीक है, स्टेटमेंट 2 तो गलत है, स्टेटमेंट 1 ठीक है, तो 1 ओनली बिल्कुल सही जाना चाहिए। मेन मकसद क्या है हमारा? सीखना। ठीक है, ये क्या 4.5 नहीं है, 3.5% तक जो स्टेट का जीडीपी का जो फिजिकल डेफिसिट है उतना परमिसेबल है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। दक्ष पोर्टल्स दैट द पेमेंट फ्रॉड रिपोर्टिंग मॉड्यूल मेंटेन्ड बाय, किसके थ्रू मेंटेन किया जाता है? कौन सी बॉडी के थ्रू? एसबीआई, नीति आयोग, आरबीआई या फिर एसबीआई? हालांकि इस टाइप के पोर्टल एसबीआई वगैरह से डील नहीं करता। ठीक है, सेबी भी डील नहीं करेगा, डील कौन करता है? आरबीआई। ठीक है, मॉनेटरी जो डील है वो नीति आयोग भी नहीं करता। ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज से कोई भी है, वो आपका म्यूचुअल फंड है, स्टॉक है, वो एसबीआई सेबी करेगा। चलिए नेक्स्ट, हु इज हु इश्यूज द डाटा फॉर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स? हाँ जी, सीपीआई का डाटा कौन, ये दो अच्छे से कर लेना, दो क्वेश्चन। एक तो सीपीआई का डाटा कौन रिलीज करता है, और दूसरा डब्ल्यूपीआई का डाटा कौन रिलीज करता है, क्योंकि क्वेश्चन आपके यहाँ से कभी ना कभी बनेगा आपका। ठीक है, तो सबसे पहले अगर सीपीआई का डाटा कहें तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन
ये पब्लिश करता है, ठीक है, C1 इज करेक्ट। सो अब साथ साथ ये देखिए कि WPI का कौन पब्लिश करता है। WPI डाटा पब्लिश बाय या इंडेक्स पब्लिश बाय ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर, ठीक। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है, हु रिलीज द फिगर्स ऑफ द होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है। तो WPI के मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ दिस लिस्टेड बिलो हैज द हाईएस्ट वेटेज इन द होलसेल प्राइस इंडेक्स। WPI में हाईएस्ट वेटेज किसका है? आपने IIP पे देखा होगा, मैक्सिमम वेटेज किसका था? मैन्युफैक्चरिंग का, ठीक है, 77%। तो यहाँ भी मैन्युफैक्चरिंग का ही सबसे ज्यादा शेयर है, ठीक है, क्योंकि WPI में ज्यादातर आइटम्स मैन्युफैक्चरिंग। सो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट 64.20, ठीक है, प्राइमरी आर्टिकल्स 22.6 और वही फ्यूल 13.1। चलिए आगे देखते हैं। विच इंडेक्स इज यूज टू कैलकुलेट इन्फ्लेशन इन इंडिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में, ठीक है, छत्तीसगढ़ के CGPSC असिस्टेंट प्रोफेसर में आ चुका है और PGT लेवल पे आ चुका है यूपी के, कि इन्फ्लेशन इंडिया में कैलकुलेट किसके थ्रू की जाती है ना? क्या लग रहा है माइंड में, किसके थ्रू की जाती होगी? CPI के थ्रू की जाती होगी, क्योंकि एक टारगेट रखा हुआ है, ठीक है, वो +-2 का RBI ने, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। जो फर्स्ट स्टेज से जो फर्स्ट स्टेज पे ही, ठीक है, कैलकुलेट किया जाता है वो है आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स, क्योंकि ये प्रोड्यूसर के ऊपर या होलसेल के ऊपर ही टैक्स इम्पोज या फिर वहीं से डाटा डाटा हमने कलेक्ट किया जाता है, जो होलसेल या फिर मैन्युफैक्चरर है वहीं से डाटा कलेक्ट किया जाता है फर्स्ट स्टेज से ही। बल्कि CPI क्या करता है? कंज्यूमर से डाटा कलेक्ट करता है, कंज्यूमर तक जो रेट आ रहा है, ठीक है, उस वो कलेक्ट करता है। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स इसी से, ठीक है, ये इंडेक्स यूज किया जाता है इन्फ्लेशन इन इंडिया, WPI। बात थोड़ा सा आपको अटपटी लगेगी, CPI ज्यादातर यूज हम देखने को मिलता है हमें CPI, लेकिन जो राइट आंसर है वो WPI है। और इसको आप फिर जितना भी चैलेंज कर देना, ठीक, कोई बोर्ड इसको CPI नहीं बोलेगा, ठीक है। तो राइट आंसर जो है वो WPI है, ठीक। चलिए एक आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। एट विच स्टेट होलसेल प्राइस इंडेक्स बेस्ड इन्फ्लेशन इज कैलकुलेटेड। कौन सा स्टेज? फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रांजेक्शन में से ही ये, ठीक है, जो होलसेलर के ऊपर है या मैन्युफैक्चरर के ऊपर है वहीं से डाटा, ठीक है, लिया जाता है, तो इसको फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रांजेक्शन भी कहा जाता है। चलिए तो टोटल कितने क्वेश्चंस थे? 30 क्वेश्चंस। बहुत सारे क्वेश्चंस बजट से रिलेटेड थे और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो क्वेश्चन डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड थे। तो कुल मिला के यहाँ से क्वेश्चंस आपको इंडियन इकोनॉमी से स्टेटमेंट बेस्ड आने के चांसेस हैं, इसलिए ज्यादातर क्वेश्चन ना स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देने की यहाँ पे कोशिश भी की थी। सेशन में अब तक जुड़े हुए हैं तो मान के चलिए कि काफी आप जील है आप में पढ़ने की, ठीक है, काफी जुनून है। उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम आपका जो भी आपका टारगेट हो वो जरूरी, ठीक है, आप उसको जरूर उस टारगेट तक पहुंचे या फिर उस टारगेट को अचीव करिए। आज के सेशन में इतना ही, अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट किसी एक नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बने रहिएगा चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।